जय हिंद। आगे बढ़ते हैं हम। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति में ही आगे की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के में पढ़ते हैं अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होती है, इसका विस्तार से चर्चा करते हैं आज। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख निर्वाचन किसमें किया गया? निर्वाचन का अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। राष्ट्रपति चल रहा है अपना, ठीक है। अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें है निर्वाचन, क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। अनुपातिक पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। और अनुपातिक पद्धति क्या होती है? अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये दोनों क्या होती हैं? अनुपातिक पद्धति क्या होती है? अनुपातिक पद्धति होती है जिसे वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। क्या होता है? वरीयता क्रम, वरीयता, रेफरेंस, वरीयता मतलब वरीयता क्रम में वोट, इसमें वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, मतलब रेफरेंस के क्रम, रेफरेंस में वोट दिए जाते हैं। इसे कहते हैं अनुपातिक पद्धति, जिसमें वरीयता क्रम में वोट दिए जाते हैं। और एकल संक्रमणीय, जैसे एकल संक्रमणीय मतलब होता है जिसे किसी कैंडिडेट को कम मत प्राप्त हुए हैं, तो दूसरा कैंडिडेट है, ये पहला कैंडिडेट है, ठीक है। और एक दूसरा कैंडिडेट है, ये ए कैंडिडेट, ये बी कैंडिडेट, ठीक है। बी कैंडिडेट इसको अधिक मत प्राप्त हो गए, अधिक मत, ठीक है। इसको एक कैंडिडेट को कम मत प्राप्त हैं, बी कैंडिडेट को अधिक मत प्राप्त होते हैं। तो जो इसके मत हैं, एक कैंडिडेट के जो मत हैं वो बी कैंडिडेट के मत में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब एकल संक्रमण का मतलब होता है कि एक कैंडिडेट मतलब एक सदस्य, राष्ट्रपति का जो सदस्य चुनाव प्रत्याशी होता है, अगर उसके एक सदस्य के कम वोट प्राप्त होते हैं, कितने? उसको कम वोट प्राप्त होते हैं, तो वो दूसरे जो अधिक वोट प्राप्त करता है, तो उसके वोटों में कम वोट वाले को अधिक मत वालों के वोटों में क्या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये तो गया एकल संक्रमणीय। अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है वरीयता क्रम, मतलब कि रेफरेंस के क्रम में वोट दिए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। किस लिए होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि राष्ट्रपति का अपने जनता के द्वारा तो चुनाव होता नहीं है, भाई जनता के द्वारा वोट डाले जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं
उनके द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिए जाते हैं। जैसे विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, है ना, राज्यसभा के, लोकसभा का और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनको वोट दिए जाते हैं। ठीक है, संसद के और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो वोट दिया जाता है उनके द्वारा इनको वोट दिया जाता है, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा, इनका चुनाव, इनका जो मत होता है, मत जो वोट दिया जाता है वो गुप्त जिसे क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान जो राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। पहली बात तो एक तो आनुपातिक रेफरेंस वरीयता क्रम में, दूसरा कम मत प्राप्त वाले को के वोट अधिक मत प्राप्त वाले को में जोड़ दिए जाते हैं। तीसरी बात, जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और नेक्स्ट है जो मत जो वोट दिए जाते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, गुप्त मतदान किए जाते हैं। गुप्त मतलब कि गुप्त रूप से वोट दिए जाते हैं। ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन कब? 2000। 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या है उसका आधार क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार, राष्ट्रपति के जो चुनाव में जनसंख्या का आधार किसका? जनसंख्या का आधार राष्ट्रपति के चुनाव में होगा। और जनसंख्या का आधार क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के अनुसार ही होगा। अब ऐसा क्यों कि 1971 की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रपति के जनसंख्या आधार क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए है कि जो दक्षिणी भारत है उसकी जनसंख्या क्या है? कम है। ठीक है, वहाँ जनसंख्या कम है और उत्तरी भारत है, इसमें जनसंख्या का विस्तार ज़्यादा है। तो इसी कारण से 2084 संविधान संशोधन किया 2000 के अंदर, उसमें जनसंख्या का आधार 1971 की जनसंख्या को माना। और ये कब तक लागू रहेगा? ये लागू रहेगा 2026 तक। कब तक? 2026 तक। संविधान संशोधन किया, 84वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। उसमें बताया जनसंख्या का आधार किसके सन को माना? 1971 के सन को माना। और ये कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि दक्षिणी भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी भारत की जनसंख्या से कम है। वहाँ जनसंख्या नियंत्रण में कानून, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो दक्षिणी भारत में अधिक प्रयोग में किया जाता है। इसलिए दक्षिणी भारत की जनता को दुखी न करने, या फिर जनता ऑब्जेक्शन उठा देगी कि भाई उत्तरी भारत की अगर जनसंख्या 2011 के अनुसार ले तो उत्तरी भारत में वोट बैंक ज़्यादा हो जाएगा राष्ट्रपति पद में, और दक्षिणी भारत में वोट बैंक कम हो जाएगा। तो इस वजह से 2084 संविधान 2000 किया गया। उस संविधान संशोधन जनसंख्या का आधार 1971 माना, और उसको कब तक लागू रहेगा? वो 2026 तक उसको आधार माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्रथम चरण की मतदान। राष्ट्रपति जो चुनाव होता है उसमें प्रथम चरण का मतदान। प्रथम चरण का मतदान किस तरीके से होता है? प्रथम चरण का मतदान, इसमें प्रथम वरीयता सूची निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? प्रथम चरण का जो मतदान होता है, प्रथम चरण का, उसमें प्रथम वरीयता सूची निकाली जाती है। प्रथम चरण, इसमें क्या? प्रथम चुनाव की जो सूची होती है, वरीयता सूची होती है, जो रेफरेंस होता है उसको निकाला जाता है। क्या होता है? प्रथम वरीयता सूची, प्रथम वरीयता सूची को सूची गिनी जाती है। जो प्रथम चरण होता है उसमें कि प्रथम वरीयता सूची होती है उसमें उसको गिनी जाती है। दूसरा होता है द्वितीय वरीयता सूची। द्वितीय चरण,
द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या गया है? द्वितीय चरण के अंदर इसमें द्वितीय वरीयता सूची को गिनी जाती है। क्या है? द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। ये प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद ही गिनी जाएगी। क्या? इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। ठीक है, इसमें दूसरी, कुल मिलाकर अपनी भाषा में बात करते हैं अपन, दूसरी वरीयता सूची पूरी सूची को गिनी जाती है। दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है। और यह प्रथम चरण में जो मत प्राप्त होते हैं, तो प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के अगर मत प्राप्त होते हैं और दोनों मत बराबर हैं तो द्वितीय चरण की वरीयता सूची गिनी जाती है। दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है बराबर मत प्राप्त होने पर। कब? बराबर मत प्राप्त होने पर पहली वरीयता सूची गिनी जाती है प्रथम चरण की। ठीक है, दूसरी वरीयता सूची की अगर जरूरत पड़ जाती है, दूसरी वरीयता अगर दोनों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं तो दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है। दूसरी वरीयता सूची गिनी जाती है इसमें बराबर अगर दो कैंडिडेट हैं ए और बी, अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेटों को बराबर मत प्राप्त होते हैं। कितने? बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय चरण में दूसरी वरीयता सूची को गिना जाता है। ठीक है, ऐसा अब तक सिर्फ एक बार हुआ है। वीवी गिरी जी राष्ट्रपति जी के समय द्वितीय वरीयता सूची को बराबर मत हो गए थे, इसलिए द्वितीय वरीयता सूची गिनी गई। कब गिनी गई? वीवी गिरी जी के समय। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है वो आपने बात कर ली। अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है कि इसमें जनता भाग लेती नहीं है और जनता के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं या प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं और इनको वोट देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचन में आगे एक पॉइंट पड़ता है अपन, निर्वाचक मंडल, कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल किस तरीके का होता है? निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, सभी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश 29 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली नंबर 1, दिल्ली नंबर 2 पुडुचेरी, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 2 पुडुचेरी। ये राज्यसभा, लोकसभा और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? ये तो भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? विधानसभा या विधान परिषद और राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। विधान परिषद, राज्यसभा। विधान परिषद और राज्यसभा के द्वारा 12 मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।
ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, दूसरा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। तो वो भी इसमें भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते? इसमें भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी को विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली और इसमें 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। क्या किया गया? विधानसभा का गठन। ठीक है। विधानसभा का गठन। निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1992, 17वां संविधान संशोधन 1990, 17वां संविधान संशोधन, दूसरा 1990 में निर्वाचक मंडल में शामिल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1990 में। 69वां संविधान संशोधन के अंदर क्या गया? दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी को क्या विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान 1990 में इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, ये भी भाग, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, जो कि इसमें भाग नहीं लेते हैं। एक आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते, एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते। ठीक है। लेकिन 2011 के चुनाव में, 2011 में एक एंग्लो इंडियन चुन के आया था और जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। इसमें एक बात आपने गौर नहीं की, एक बात गौर करना कि इसमें संविधान के अंदर इसमें ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये बात को उल्लेख नहीं है कि जो अगर कोई एंग्लो इंडियन है और लोकसभा से सदस्य चुन के आता है, मतलब जनता के द्वारा चुनाव जीत कर आता है, सीधा बात है, अगर चुनाव जीत कर आता है किससे? लोकसभा से, लोकसभा या किसी भी राज्य से अगर चुनाव जीत कर आता है तो वो सदस्य उसमें निर्वाचक मंडल में भाग लेगा। ठीक है। अगला आता है कौन भाग नहीं लेता। ठीक है। अगला है वोट की वैल्यू। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है? एक एमएलए की वोट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? एक एमएलए की वोट की वैल्यू, तो एक एमएलए बराबर राज्य की जनसंख्या, क्या? राज्य की जनसंख्या या बटे राज्य का एमएलए के सदस्यों की संख्या। राज्य की जनसंख्या और राज्य के एमएलए सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है। इंटू 1/1000, 1/1000, 1/1000। एक फॉर्मूला है
इसमें एक एमएलए के वोट कितने हैं, एक एमएलए का वोट बैंक मतलब कितना है, वो वरीयता कितनी है, इसमें इस फॉर्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। और राजस्थान की है, इसमें राजस्थान की अगर इसमें आप निकालोगे तो 129 129 129 है। एक एमपी की कुल एमपी का वोट, एक एमपी बराबर कुल एमपी का वोट और कुल सांसदों की संख्या। एक एमपी बराबर कुल एमपी का वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुल एमपी का वोट बटे कुल एमपी का वोट बटे कुल सांसदों की संख्या, कुल सांसदों की संख्या। इससे इस फॉर्मूले से अपन एमपी के वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे एमपी के वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। भारत में 29 राज्यों की जो वोट वैल्यू है वो कितनी है। भारत में जो 29 राज्य हैं उनकी अगर वोट वैल्यू है वो कितनी है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। तो एमएलए का कुल वोट 5,49,495। एमएलए के कुल वोट कितने हैं, एमएलए के कुल वोट भारत में, ठीक है, एमएलए के कुल वोट कितने हैं, 5,49,495। कितने, 5,49,495। और एमपी के सांसदों के कुल वोट कितने, एमपी का कुल वोट कितने है, 4,49,498। एमपी के कुल वोट कितने, 4,49,498। 4,49,498 कितने, एमएलए गए 5,49,495। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल वोट कितने, 4,49,498। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने वोट डलते हैं, मतलब कुल कितने वोट डलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट कितने, लगभग 11 लाख, लगभग कितने, लगभग 11 लाख लगभग वोट पड़ते हैं। कितने वोट पड़ते हैं, लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं, ठीक है। एक नोट लगा देता कि जो राष्ट्रपति होता है निर्वाचन में भाग लेता है, तो उसमें निर्वाचन में भाग लेने पर उसको कुछ राशि भी जमा करनी पड़ती है। और कितनी राशि जमा करनी पड़ती है, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए सदस्य कैंडिडेट बनने के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ती है और किसके पास जमा करनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेने मतलब निर्वाचन कैंडिडेट बनने के लिए कितनी राशि मतलब कैंडिडेट को कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी राष्ट्रपति की, जैसे क्या बोलते हैं अपन, जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपये। कितनी है, राष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में कितने जमा करने पड़ते हैं, 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। किसके पास जमा करने पड़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया